Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. I welcome you to the part 3 of cultural studies. अब तक हम बहुत ही डिटेल में बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज, मेजर लिटरेरी थियरिस्ट, their literary terms and their literary works. This video is the part 3 wherein we are going to discuss another literary theorist, left literary theorist, major influences of cultural studies and the future of cultural studies. I hope आगे के 2 parts जो कि हम already upload कर चुके हैं आपके लिए useful रहे होंगे. And in this third part, I promise you this is going to be one of the finest conclusions जो मेरे HPSC subjective के students दिखने वाले हैं, क्योंकि ये एक all encompassing conclusion होने वाला है. हमने there and there discuss किया है अपने major literary theorist को, introduction को, Hoggart को, हॉल को, और आज डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं द मास्टर ऑफ कल्चरल स्टडीज, दैट इज रेमंड विलियम्स. सो रेमंड विलियम्स born in the year 1921 and lived up till 1988. He was born in the working class family. This is the clue of his whole dictum. Culture is ordinary. He became the first person, the first well-known person to say this thing very confidently, that culture is ordinary. His whole ideology, his whole way of life revolves around this very dictum that culture is ordinary. ये उनका ऐसे भी है. एक हिंट देना चाहूंगी नेट के स्टूडेंट्स को, HPSC के स्टूडेंट्स को, इस टेक्स्ट को जरूर से जरूर रीड करके जाइएगा. सेकेंड हिंट क्या रहेगा रेमंड विलियम्स को लेकर के, इनके वर्क्स की क्रोनोलॉजी का आइडिया आपको जरूर से जरूर होना चाहिए. रेमंड विलियम को एक डिटेल में पढ़िए. आप यहाँ पर चाहे ऑब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हैं चाहे सब्जेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, रेमंड विलियम्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल स्टडी के थियरिस्ट हैं, क्योंकि उनका जो डिक्टम है कल्चर इज ऑर्डिनरी, एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड एलेबोरेट किया जाने वाला डिक्टम है. तो इसे जरूर से जरूर पढ़िएगा, और जब एग्जाम में बैठेंगे कल्चर इज ऑर्डिनरी पर क्वेश्चन देखेंगे तो मेरी बात को जरूर से जरूर याद कीजिएगा. डू इट बाय टुडे ओनली. So, Raymond Williams was born in working class family. He was against high culture. He asserted that culture is a whole way of life. Raymond Williams से कुछ आपको ऐसी quotations देखने को मिल सकती हैं अपने पेपर में, और कुछ ऐसी quotations मिल सकती हैं जिसे आप अपने पेपर में well कोट कर सकते हैं. कल्चर इज अ होल वे ऑफ लाइफ. ही गेव द डिक्टम कल्चर इज ऑर्डिनरी. ये उनका एक ऐसे भी है. दिस डिफाइंस हिज कंप्लीट आइडियोलॉजी. ही स्टडीड कल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम द वेरी बेस लाइन, फ्रॉम द वेरी बेस, फ्रॉम द वेरी ऑर्डिनरी बेस. अब तक हमने रिप्रेजेंटेशन की बात की है, आइडेंटिटी की बात की है, एनकोडिंग, डिकोडिंग, मैसेज कंजप्शन, कल्चर कंजप्शन की बात की है, और अब हम बात करने वाले हैं how culture can be studied from the very baseline. It is a base that makes your hegemony. It's a base that makes your ideology. It's a base that makes some work, some thought, some material, some bag dominant and some bag sort of very residual. He is the one. बैग की मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जो बहुत टेम्पटिंग होते हैं, आई कैचिंग होते हैं, ऑल थैंक्स टू द ब्रांड दे बिलोंग टू. सो यहाँ पर इन्होंने एक ऐसे कल्चर को देखा है जो कि बहुत बेस कल्चर है, जो एलीट कल्चर की ओर देखता तो है, लेकिन रियल कल्चर वही है जो बेस पर है. लेकिन आपका जो एलीट कल्चर है वो आपको हेजेमनी की ओर लेकर के जाता है, आपकी आइडियोलॉजी को डेवलप करता है, आपको डोमिनेंट बनाता है. लेकिन ये हमें रूट्स पर लेकर आते हैं और कहते हैं जी हमारा जो कल्चर है वो एक बेस कल्चर है. हमारा कल्चर ही जो हमारे को कॉन्शियस बनाता है. आर कॉन्शियस, इट मेक्स अस आर लाइफ, आर होल वर्ल्ड वेरी मच कॉन्शियसनेस को हमारी डिराइव करता है. इट इज देयर इन आवर माइंड, ऑलवेज देयर. इनके जो मेजर वर्क्स हैं वो रहेंगे कल्चर इन सोसाइटी, द लॉन्ग रेवोल्यूशन, communication. I have marked this thing because it's a star here. They're very important when it comes to the chronology. आज एक 1.5 hour और 2 hours रेमंड विलियम्स को जरूर से जरूर डिवोट कीजिएगा. उनकी जो मेजर टर्म्स है, these are 3 forms of culture that he has given.
dominant culture, residual culture, emergent culture. Dominant culture is a culture that is very much dominant today. Residual culture जो थोड़ा बहुत ही रह गया है, अब इतना नहीं है, जैसे कि घूंघट की प्रथा. Emergent culture, the culture that is going to come, and emergent culture is a oppositional culture. I tell you, आपको यहाँ पर oppositional term भी देख सकते हैं. तो oppositional culture is basically the emergent culture that is going to come from the opposition of the dominant culture only. अब गांधीगिरी की बात की जाए तो वो रेसिडुअल कल्चर में आ जाती है. आजकल उनकी आइडियोलॉजी नॉन वायलेंस को ज्यादा नहीं माना जाता है. हाँ जी, रिस्पेक्ट हम बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन वो रेसिडुअल हो चुकी है. अब इनकी जो एक अनदर इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कल्चरल मेटीरियलिज्म. ये मार्क्सिस्ट फिलोसफी से इंस्पायर्ड है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एक ऐसी टर्म है जिसने स्टार्ट किया है न्यू हिस्टोरिसिज्म के बेस को. तो वेरी इंपॉर्टेंट, उसका काउंटर पार्ट माना जाता है. न्यू हिस्टोरिसिज्म इज अ लिटरेरी थियरी. इस लिटरेरी थियरी का काउंटर पार्ट हम कल्चरल मेटीरियलिज्म को मानते हैं. इस वीडियो को और अच्छे से समझने के लिए इनके पहले वाले 2 पार्ट्स को जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा. Next in line is E.P. Thompson. His very important work might come anywhere, however, what the situation is. Please mention this work by E.P. Thompson, The Making of the English Working Class in the year 1963. E.P. Thompson is a very important cultural theorist when it comes to the studying of the culture from the very base. He relied upon the testimonials, the court records, the artifacts, the relationship in order to understand that class should be a relationship but not a social construct. उन्होंने टेस्टिमोनियल्स पर बेस कर अपनी 800 प्लस की बुक लिखी है, 800 प्लस पेजेस की बुक लिखी है. It becomes the first book to study the working class culture in a very टेस्टिमोनियल वे. टेस्टिमनीज प्रोवाइड की हैं, प्रूफ प्रोवाइड करे हैं कोर्ट केसेस के, आर्टिफैक्ट्स के, उसके साथ साथ जो है फोक आर्ट्स के. टू ग्रास्प, व्हाट टू ग्रास्प, क्या निकालना था उन्हें, क्या पाना था उन्हें, वो था वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस. हमारी जो सोच है वो सोच कैसे बनती है. हाउ अ स्वीपर इन अ वेरी रिनाउंड कंपनी fears away in entering, in knocking the door of its CEO. वो वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस कैसे बनी, उस सबको ये टेस्टिमनी से समझने की कोशिश करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट वर्क. नेक्स्ट इज मेजर इन्फ्लुएंसेस. मेजर लिटरेरी थियरिस्ट वो ही थे, लेकिन कल्चरल स्टडीज एक बहुत वाइड एरिया है जिस पर मैं चाहूँ तो और काउंटर पार्ट्स भी बना सकती हूँ, लेकिन हमारी जो नॉलेज है वो एक सेल्फ लर्निंग की तरफ जानी चाहिए. मैंने आपको यार्ड स्टिक की तरह एक कुछ मेजर इंपॉर्टेंट थियरिस्ट, मेजर टर्म्स बता दी हैं, एक कल्चरल स्टडीज को ओवरव्यू दे दिया है कि दिस इज ऑल इज व्हाट देयर इन कल्चरल स्टडीज. नाउ इट इज अप टू यू, आप उस जस्टिस कितना करते हैं. आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल. सो मेजर इन्फ्लुएंसेस क्या है? स्टीफन ग्रीनब्लैट का पोएटिक्स ऑफ कल्चर का कॉन्सेप्ट, सोशल एनर्जी का, सेल्फ फैशनिंग, रेनेसा. जहां भी सेल्फ फैशनिंग वर्ड आ जाए मतलब बात स्टीफन ग्रीनब्लैट की हो रही है. नाउ आई वांट टू नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो फॉर माय अपकमिंग नेट एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स एंड फ्रॉम माय एचपीएससी स्टूडेंट्स, सेल्फ फैशनिंग टर्म जो है हमारे जो राइटर है स्टीफन ग्रीनब्लैट, वो कौन सी लिटरेरी थियरी से बिलोंग करते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. देन वी हैव लुई एल्थ्यूजर, जो आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटिस इज रिप्रेसिव स्टेट एपरेटिस. हमारी स्टेट में, हमारी सिविल सोसाइटी में कैसे स्टेट एपरेटिस है, कैसे क्लिनिक्स हैं, कैसे हमारे मॉल्स हैं जो हमारी आइडियोलॉजी को फ्रेम करते हैं और हमें रिप्रेस करते हैं. एंटोनियो ग्राम्स्की का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हेजेमनी. कल्चरल स्टडीज के आंसर में ये लाइन जरूर दिखनी चाहिए. हेजेमनी का कॉन्सेप्ट जो है ग्राम्स्की ने दिया है, और हेजेमनी के कॉन्सेप्ट से ही डोमिनेंट कल्चर का कॉन्सेप्ट बना है, बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बना है कि एक कल्चर कैसे एलीट है और एक कल्चर कैसे लो है. हेजेमनिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस अपॉन कल्चरल स्टडीज वाज एंटोनियो ग्राम्स्की कॉन्सेप्ट ऑफ
hegemony. Then we have Rolla Marx, multiple understanding of a text. Text is not a fixed object, but a thing that can be objectified, that can be influenced, that can be understood in a various layers. Then Michel Foucault's concept of power and knowledge, Pierre Bourdieu, another very important literary theorist. मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि मैं यहाँ पर क्लिफोर्ड ब्रीट्स को भी ऐड कर सकती हूँ, जीन बॉल्ड्रियार्ड को भी ऐड कर सकती हूँ, but because this video will take so long and also the discussion upon cultural studies is never going to end, it is still ongoing. I want to talk about the future of cultural studies. HPSC के स्टूडेंट्स जरूर से जरूर लिख कर आइएगा अपने कंक्लूजन सेक्शन में कल्चरल स्टडीज के, दिस इज द फ्यूचर ऑफ कल्चरल स्टडीज, मीडिया स्टडीज, food studies, post-humanism, disability studies, queer studies, they all are the counterparts of cultural studies. ये अपने तरीके से कल्चर को अप्रोच करते हैं, लेकिन अप्रोच इनकी रहती है in understanding the base of the thing, the error कहाँ पर हुआ है कि ये consciousness बन चुकी है. With that, I come to my final discussion of cultural studies. हमने बहुत methodological way से cultural studies को approach किया है. अब I would like to welcome the students of NET who are viewing me for the very first time. पहले तो hit like and subscribe to my channel and also let me know in the comment section below NET के students and HPSC के students अगली चीज क्या पढ़ना चाहेंगे. Up to you. आप बताएंगे, हम पढ़ाएंगे. Thank you.